अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा था। यहाँ पे इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिसालों के जरिए वाज़िया करेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। अगर इसका हम लोग यहाँ पे वर्ड्स का मतलब देखें, मुझे एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, बाहर निकलना, और एंडो का मतलब होता है एंटर, एंटर होना। तो अगर किसी सिस्टम में, किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकल रही हो तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं या रिएक्शन कहते हैं, और अगर किसी सिस्टम के अंदर जा रही हो तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। कहते हैं एक तबई या केमियाई तब्दीली के वकू पजीर होने के साथ ये लाजमी है कि हीट या हरारत खारिज हो या जज़ब हो। कहते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी तबई या केमिकल हालत चेंज होती है तो उसमें हीट या तो देनी पड़ती है या वहाँ से निकल रही होती है। इस खारिज या जज़ब होने वाली हीट को आप क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया दैट व्हाट इज़ द हीट रिएक्शन। कि एक केमिकल या तबई रिएक्शन जब भी हो रहा होता है वहाँ पे हीट एनर्जी या निकल रही होती है या अब्जॉर्ब हो रही होती है। वो जो हीट एनर्जी बाहर निकल रही होती है या अब्जॉर्ब हो रही होती है उसको हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही हो, खारिज हो रही हो, तो उसको एक्सोथर्मिक, मैंने वर्ड का मतलब बता रही है, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, बाहर निकल, और अगर जज़ब हो रही होगी तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में फ़र्क क्या है। कहते हैं किसी रिएक्शन के दौरान खारिज होने वाली हरारत सराउंडिंग में जज़ब हो जाती है, इसी तरह जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा होता है वो गर्म हो जाता है। कहते हैं हमारे पास क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन से हरारत निकल रही है ना तो वो सराउंडिंग में बाहर चली जाती है। इसकी मोस्ट जो बेस्ट एग्जांपल है ना, इसको फिजिकल लाइफ के साथ रिलेट करवाएं। अगर किसी चीज़ में कोई बहुत गर्म चीज़ आप रख दो बर्तन में और उसमें कोई कीमियाई या तबई चेंज आ रहा हो, जैसे कोई एक चीज़ है जो बॉयल हो रही है, अब इसका टेम्परेचर या एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, ये बाहर निकलना शुरू होगी, इसके बाहर का जो नियरेस्ट सराउंडिंग होगी या माहौल होगा वो भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, वो सिस्टम में जा रही है। इसी तरह से कहते हैं आप ये बोतल की एक कैन रख दो, अब ये क्या है, ये ठंडी है, तो आपने देखा होगा जब मैं इसको बाहर टेम्परेचर में रख देती हूँ नॉर्मल हालत में तो कुछ टाइम बाद ये वैसे ही नॉर्मल हो जाती है, ये ठंडी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये ठंडी थी तो ये बाहर से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही। तो अगर बाहर से कोई सिस्टम अब्जॉर्ब करता है, उसको जज़ब करता है, तो हम कहते हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इसमें पहले इसका टेम्परेचर बहुत कम था, बहुत ठंडा था ये कैन, लेकिन जैसे ही ये बाहर से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो ये नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है, तब्दीली आ रही होती है, वो चाहे तबई हो चाहे कीमियाई हो, उसमें एनर्जी या तो खारिज हो रही होती है या जज़ब हो रही होती है। खारिज कहाँ पे होगी? वो उसका जो हमारे पास सराउंडिंग होगी उसमें खारिज होगी, और जज़ब कहाँ से करेगा? सराउंडिंग से ही जज़ब करेगा। कहते हैं हम मिसाल करते हैं, हम लोग लेते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस लेते हैं, उनमें देखेंगे कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी जज़ब हो रही है तो उसको क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, अगर कोई निकल रही है, खारिज हो रही है तो कैसे लिखेंगे। कहते हैं मिसाल के तौर पर गैस और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके पानी बनाते हैं। इसका मतलब क्या? कहते हैं जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो पानी बनाती है, साथ में ना आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, इक्वेशन के अगर दूसरी साइड पे आप लिखते हो एनर्जी, तो इसका मतलब है ये एनर्जी साथ में निकलती है। जब रिएक्शन करवाते हो पानी तो बनेगा, साथ में ये एनर्जी उसमें से निकल रही हो। ठीक है, अगर इक्वेशन में लिखते हैं तो बच्चे उसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं। कहते हैं इस रिएक्शन के दौरान इतनी एनर्जी जो है वो खारिज हो रही है, 571.6 571.6 किलो जॉल। अगर खारिज होने वाली एनर्जी को रिएक्शन से कहते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखेंगे और वो खारिज हो रही है तो उसको क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट्स होते हैं जो एरो के तीर के इस तरफ होते हैं, ये जो तीर के दूसरी साइड पे होता है ये प्रोडक्ट होता है। अगर रिएक्शन में आपने खारिज होने वाली एनर्जी लिखनी होती है तो वो प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं। कहते हैं अगर आप इसको रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में ना लिखे, अलहदा लिखें, तो बच्चे इसको डेल्टा एच इंथाल्पी चेंज के साथ लिखा जाता है। ये हमने पढ़ा था ऊपर इंथाल्पी चेंज में। अब इसके साथ कैसे लिखते हैं, अगर रिएक्शन से बाहर लिखेंगे तो इसके साथ माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन का मतलब है कि एनर्जी खारिज हो रही है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन में लिखना है खारिज हो रही हो तो आप उसको प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन के साथ लिखते हैं, मतलब ये चीज़ बन रही है साथ में एनर्जी भी निकल रही है।
अगर इसको क्वेश्चन से बाहर लिखना है, अलहदा लिखना है, तो क्या करते हैं, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज का मतलब है टोटल चेंज कितना आ रहा है, हीट एनर्जी कितनी बाहर निकली है, तो उसको माइनस के साथ लिखते हैं। ये हमने साइन कन्वेंशन भी पढ़ी थी, साइन का बारे में भी पढ़ा था कि कब मुस्बत होती है कब मनफी होती है, तो मनफी का मतलब है ये बाहर निकल रही है। अगर ये रिएक्शन मुखालिफ सिमत में चले, यानी पानी टूट कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनाए, तो हरारत की इतनी ही मिकदार क्या है, अंदर दाखिल होगी। कहते हैं अगर यही रिएक्शन जो है वो मुखालिफ सिमत में चले, मतलब आपके पास अब इस तरफ ना जा रहा हो बल्कि इसके ऑपोजिट जा रहा हो, पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन रही हो। बच्चे अब क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, आप रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हो। अगर अब रिएक्शन के किस साइड पे है, रिएक्टेंट वाली साइड पे, इस एरो के हिसाब से, इसका मतलब आप एनर्जी आप दे रहे हो। प्रोडक्ट वाली साइड पे हो ना, जिसका मतलब होता है एनर्जी निकल रही है। लेकिन अगर रिएक्टेंट वाली साइड पे हो तो उसका मतलब क्या है, वो आप जज़ब करवा रहे हो। अगर ये मेरे पास मुखालिफ सिमत में चल रहा है, मतलब इस साइड से पानी से ये दोबारा गैसेस बन रही हैं, और अब यहाँ पे क्वेश्चन किसके साथ है, इस साइड पे है, तो यहाँ पे वो रिएक्टेंट के साथ लिखी हुई है एनर्जी, इसका मतलब है ये यहाँ पे जज़ब हो रही है। तो कहते हैं मुखालिफ सिमत में क्या होगी, आपको देनी पड़ेगी, सिस्टम के अंदर दाखिल होगी। इसी तरह से कहते हैं एक और मिसाल से इसको थोड़ा वाजिया करते हैं। कहते हैं जब कार्बन को ठोस हालत में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कहते हैं कार्बन को जब जलाया जाता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब ऑक्सीजन के इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में 393.5 किलो जूल एनर्जी खारिज होती है। कहते हैं जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, जलती है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये गैस बन जाती है। साथ में ना इतनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, एरो के दूसरी साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। अगर प्रोडक्ट के साथ एनर्जी लिखी हुई है केमिकल इक्वेशन में, इसका मतलब है वो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, जब ये रिएक्शन मुखालिफ सिमत में वकूफ़ पज़ीर होता है तो इतनी एनर्जी जज़ब होती है। कहते हैं अगर ये रिएक्शन अभी इस साइड पे जा रहा है, आप इसकी मुखालिफ सिमत ले लो। मुखालिफ सिमत का मतलब क्या है, अब ये रिएक्टेंट है, इससे ये चीज़ ले रहे हैं, और यहाँ पे अब क्या है, रिएक्टेंट के साथ एनर्जी है, इसका मतलब अब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है रिवर्स में। इसका मतलब है इतनी एनर्जी उसकी जज़ब हो रही है। इसको इसका एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं। जो एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही होती है, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट में उसको डेल्टा एच से जाहिर किया, कहते हैं आप इसको डेल्टा एच से भी जाहिर कर सकते हैं। इसके साथ क्या लिख देंगे, माइनस साइन। उसमें क्या होगा वो क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा। कहते हैं ऊपर दिए गए दोनों रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक, जिनमें एनर्जी बाहर निकल रही थी। अब आपको एग्जाम्पल बताओ जिसमें रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, जिसमें एंटर करवानी पड़े। कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है, साथ में एनर्जी ये माइनस साइन के साथ आ रही है क्वेश्चन में। इसका मतलब प्रोडक्ट तो ये बन रहा है लेकिन साथ में ये एनर्जी जो है उसमें से माइनस हो रही है, उसमें से एनर्जी उसको देनी पड़ रही है। माइनस का मतलब है अगर मैं इसको इस साइड से दूसरी साइड पे लिखी जाऊँ यहाँ पे, तो ये प्लस में लिखा जाएगा। इसका मतलब है ये एनर्जी रिएक्टेंट्स को देनी पड़ रही है, और अगर रिएक्टेंट्स को एनर्जी देनी पड़े तो हम कहते हैं वो हमारे पास उस सिस्टम के अंदर जज़ब हो रही होती है। ठीक है, तो या फिर आप इसको सिंपल वर्ड्स में ये देखें कि अगर केमिकल इक्वेशन में आप माइनस साइन के साथ लिखते हो तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट में से माइनस हो रही है, इसका मतलब है ये आपने रिएक्टेंट्स को दी थी। और अगर इसको एंथैल्पी की फॉर्म में लिखा जाए तो इसको बच्चे प्लस के फॉर्म में लिखा जाता है, 53.08 किलो जूल। ये हमने जब एंथैल्पी का टॉपिक पढ़ा था तो इसमें हमने मुस्बत और मनफी साइन का मतलब देखा था कि अगर आप केमिकल रिएक्शन में नहीं लिखते हो, उसको वैसे अलहदा से लिखते हो तो इसको प्लस में लिखोगे। केमिकल रिएक्शन में लिखोगे तो प्रोडक्ट के साथ माइनस साइन के साथ लिखोगे। हाइड्रोजन गैस ठोस आयोडीन से सिर्फ बुलंद दर्जा हरारत पर रिएक्शन करती है। इस एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है। कहते हैं आयोडीन और हाइड्रोजन कब रिएक्ट करेंगे, जब आप इसको टेम्परेचर दोगे, बहुत गर्म करोगे, तो इसका मतलब आप इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे। हम कहते हैं इतनी एनर्जी क्या करती है, जज़ब करती है। केमिकल इक्वेशन में इसको कैसे लिखते हैं, माइनस साइन के साथ। अगर अलहदा से लिखना है तो इसको प्लस, प्लस का मतलब है एंथैल्पी चेंज के साथ इसको जज़ब हो रही है। कहते हैं इसके अलावा आप क्या कर लें, एक और एग्जांपल ले लें। बादलों में बिजली चमकने की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। साथ में एनर्जी माइनस का मतलब है ये एनर्जी देनी पड़ रही है। ये गैसेस कब रिएक्ट करती हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपके पास एनर्जी देंगे, कितनी एनर्जी देंगे, ये 180.6 किलो जूल। प्रोडक्ट के साथ बच्चे, प्रोडक्ट के साथ अगर माइनस साइन का मतलब है तो इतनी एनर्जी इस प्रोडक्ट से बाहर कह लें कि माइनस हो रही है। माइनस होने का मतलब आपने इतनी रिएक्टेंट्स को दी है।
तो जब भी केमिकल रिएक्शन में माइनस साइन के साथ एनर्जी लिखेंगे, इसका मतलब है वो एनर्जी बेसिकली आपने रिएक्टेंट्स को दी है। माइनस का मतलब क्या है, अगर इसको क्वेश्चन के साइड पे लिखे जाए तो वो प्लस में हो जाएगी, मतलब आपने इतनी एनर्जी रिएक्टेंट्स को दी है। और अगर इसको अलहदा से क्वेश्चन में ना लिखें, इंताल्पी चेंज की फॉर्म में लिखें, तो इसको प्लस साइन से लिखा जाता है। कहते हैं हमारे मौजूदा रहन सहन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एनर्जी तवानाई अपनी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हो। कहते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें एनर्जी जो है मुख्तलिफ हालतों में मौजूद होती है, और बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। कैसे, वो मिसालें देखेंगे। कहते हैं एक्सोथर्मिक इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कहते हैं हमारे इर्द गिर्द लाइफ में जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस किस्म के रिएक्शंस में क्या होता है कि आप केमिकल तवानाई, कीमियाई तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील कर रहे होते हैं, कि हम लोग किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं, हीट एनर्जी में, कि आपके पास वहाँ पे हीट आपको मिल रही होती है, तवानाई मिल रही होती है। कहते हैं इसकी एग्जाम्पल है घरों और सनतों में खाना पकाने और दूसरी ज़रूरियात के लिए कोयला, गैस, ऑयल इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं हम क्या करते हैं घरों में, अगर हमने खाना पकाना है तो हमें कौन सी चाहिए, हमें हरारती एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, चीज़ों को बर्न करते हैं, जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, गैस जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं। जलने के अमल को क्या कहते हैं, कंबस्शन। ये एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे है, कंबस्शन है क्या, कंबस्शन बेसिकली जलने के अमल को क्या कहते हैं, कंबस्शन कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। इस अमल के दौरान जब आप जलाते हो चीज़ों को, कोयला को, गैस को, ऑयल को, तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, बेसिकली ये चीज़ें जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये केमिकल कंपाउंड्स है रिएक्शन कर रहे होते हैं। जलती कैसे चीज़ें हैं वो, ये हम ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, और जब रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी, हरारत पैदा होती है। और अपना आप मकसद ले लेते हो, आप खाना भी बना लेते हो, आप कह लें बिजली भी पैदा कर लेते हो। कहते हैं इसी तरह से चर्बीदार अशिया और नशास्तादार अशिया जिंदगी को रवान दवा रखने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल होती हैं। कहते हैं हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की जो हमारे पास क्या करती है, ज़िंदगी को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हजम करने के दौरान इन अशिया में मौजूद कीमियाई तवानाई हरारत में तब्दील होकर हमारे जिस्म को गर्म करती है। कहते हैं ये जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, जब वो खाना हमारे अंदर जाता है तो उसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस की वजह से हरारत प्रोड्यूस होती है, और हमारे जिस्म का आपको पता है टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जिस्म के अंदर जो रिएक्शंस हो होते हैं, खुराक की जो कह लें तोड़ फोड़ हो रही होती है, केमिकल कह लें रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से एनर्जी निकल रही होती है। वो भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें एनर्जी हमें मिलती है, खारिज होती है। तो चाहे आप चीज़ों को जलाएं, चाहे खाना खाने के बाद हमारे जिस्म में रिएक्शंस होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो। कहते हैं इसी तरह से बिजली के कारखानों में क्या होता है, आप कुदरती गैस और कोयला को चीज़ों को जलाते हो। इनको जलाने से क्या होता है कि आपके पास हरारत प्रोड्यूस होती है, उस हरारत से आप स्टीम बनाते हो, और स्टीम से आप टरबाइन चलाते हो, बिजली पैदा करते हो। ये हमने डिटेल में ये वैसे पढ़ा हुआ है कि कैसे आप टरबाइन वगैरह को यूज़ करते हो बिजली पैदा करने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे हम जस्ट बता रहे हैं कि बिजली भी पैदा की जा सकती है। कहते हैं इसी तरह से अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप पेट्रोल वगैरह को जलाते हो। पेट्रोल आपने डाला होता है, जब आप अक्सर आपने देखा होगा जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तो पेट्रोल क्या कर रहा होता है, हवा के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलके जलता है, ठीक है। तो वहां से आपके पास क्या होती है, हरारत तवन्नाई मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। ये भी क्या एक्सोथर्मिक है। कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक और मिसाल है जो लोग जो तफरी के लिए आतिशबाजी का इस्तेमाल करते हैं। आतिशबाजी में क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कि जब वो जलती हैं तो वहाँ से रोशनी, आवाज़ और हरारत प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा कहते हैं मुख्तलिफ धातुओं के साथ जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन हो। कोई भी चीज़ होती है बच्चों उसको जलने के लिए ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कहते हैं मुख्तलिफ धातुओं के साथ भी साल्ट्स जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मौजूदगी में जलते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की रोशनियाँ पैदा होती हैं। कहते हैं जब भी कोई चीज़ चलती है तो या तो आपके पास हरारत पैदा होती है और कभी कभी हमारे पास रोशनियाँ, मुख्तलिफ कलर्स की रोशनियाँ भी प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारी डेली लाइफ में है एक्सोथर्मिक की। क्या चीज़ों को जलाते हो तो वहाँ से हीट एनर्जी निकलती है। आप खाना खाते हो तो हमारे जिस्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वहाँ से हीट एनर्जी निकलती है। आप बिजली कैसे पैदा करते हो, आप चीज़ों को जलाओगे, कोयला को और गैस को, वहाँ से बिजली पैदा होगी। आप गाड़ी कैसे चलाते हो, पेट्रोल चलता है तो वहाँ से हरारत पैदा होती है। आतिशबाजी कैसे हो रही होती है, आप जो चीज़ें होती हैं जिनको आप आतिशबाजी में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो वहाँ पे रोशनी पैदा होती है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास कह लें कि
एक्सोथर्मिक की है, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड ये कुछ सवालात हैं। कहते हैं सोडियम मेटल और पानी के दरमियान रिएक्शन जो है इतना तेज और तुंद क्यों होता है, मतलब वायलेंट क्यों होता है, तबाही मतलब जिसमें कोई धमाका होता है। कहते हैं हमारे पास ये रिएक्शन इसलिए होता है तेज, कहते हैं जो सोडियम मेटल जो है ना वो पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव अल्कली मेटल है, ये पहले ग्रुप की मेटल है। पहले ग्रुप का हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में बार बार कि पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स होती हैं, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन आराम से दे देती हैं। तो जब जैसे ही सोडियम को पानी में हल किया जाता है तो क्या करती है, पानी में हाइड्रोजन आयन को एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम कर देती है, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देती है, जिसकी वजह से हरारत की शक्ल में तवानाई का तेजी से अखराज होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन दे देती है तो बहुत ज़्यादा आपके पास हरारत जो है वो मिलती है आपको। हरारत की ये मिकदार हाइड्रोजन गैस को भड़काने और धमाके का सबब बनती है, तो वहां पे आपके पास एक धमाका सा आपको नजर आता है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि जब आप एक सोडियम का छोटा सा पार्ट भी पानी के अंदर डालते हो तो वहां पे एक धमाका होता है, वायलेंट होता है, तुंद होता है, और ये रिएक्शन बड़ी तेज होता है क्योंकि सोडियम जैसे डालते हैं वो पानी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देती है और वहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सवाल है, वो कहते हैं बर्फ का पिघलना एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। बच्चे कहीं पे बर्फ का पीस पड़ा हो तो वो क्या करेगा, वो मेल्ट होगा। मेल्ट कैसे होगा, जब वो बाहर से हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा उसके अंदर जाएगी तो वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं बर्फ का पिघलना क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि वो क्या करते हैं सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कहते हैं क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन को माकूस रिवर्स किया जा सकता है। हाँ जी, किया जा सकता है, रिवर्स रिएक्शन किया जा सकता है, और रिवर्स हमारे पास क्या होगा, फिर वो एंडोथर्मिक होगा। जैसे हमने ये वाली एग्जांपल इसमें देखी थी, ये केमिकल इक्वेशन वाली। जैसे ये हमने पहली एग्जांपल देखी थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो पानी बनता है और साथ में इतनी एनर्जी खारिज होती है एक्सोथर्मिक। और हमने कहा था जब आप इसको रिवर्स में चलाओगे तो अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट के साथ एनर्जी लिखने का मतलब है अब आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये गैसेस आपके पास प्रोड्यूस होंगी। तो हाँ जी, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन रिवर्स में फिर क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एंडोथर्मिक होगा। अच्छा, वो हमारे पास टॉपिक खत्म हो गया कि हमारे पास एंडोथर्मिक कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं। अब ये नया एक क्वेश्चन है कि आपके पास जो एक्सो चीज़ें रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक क्यों होते हैं, एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर करना चाह रहे हैं। तो ये अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि कोई सा भी केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है और वो एंडोथर्मिक क्यों होता है। तो ये जो सारा अगला पोर्शन है ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शंस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक कौन से होते हैं, उनकी मिसालें देखी थी। अब देखेंगे कि वो क्यों होते हैं। कहती है केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड्स टूटने और बॉन्ड्स बनने के अमल दोनों होते हैं। कहते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना उसमें बॉन्ड टूट भी रहे होते हैं, उसमें नए बॉन्ड्स बन भी रहे होते हैं। दरअसल में रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स टूटकर ये एटम्स में तब्दील होते हैं। कहते हैं ये एक रिएक्शन हम देखेंगे जिसमें एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं और जो टूटते हैं वो किस तरह से। कहते हैं ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में सिंपल सी एग्जांपल है, मिसाल है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये आपके पास पानी के मॉलिक्यूल्स बन गए। कहते हैं ये जो रिएक्शन हो रहा होता है ये कैसे हो रहा होता है। कहते सबसे पहले तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके बॉन्ड टूटते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसके बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और वो हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में आएंगे। यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे, ये देखें H2 का मतलब है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, ये दो हाइड्रोजन एटम अटैच हुए होते हैं पहले। अब वो दो हाइड्रोजन जो अटैच हुए होते उनके बॉन्ड ब्रेक हुए, वो चार अलग से एटम्स के फॉर्म में मौजूद हो गए। इसी तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के जो दो ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड था वो टूटा और वो दो ऑक्सीजन एटम में तब्दील हुए। तो हम कहते हैं सबसे पहले क्या हो रहे होते हैं, बॉन्ड टूट रहे होते हैं। फिर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास होते हैं ये बाद में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इनके पहले जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, आपके पास सिंपल एटम्स आते हैं, फिर वो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये देखें मेरे पास एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से ये बॉन्ड नहीं बने और ये बॉन्ड नहीं बने। इसको हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि दो वाटर मॉलिक्यूल बन गए।
तो पहले हमेशा चीज़ याद रखिएगा, हमने ये बात पढ़ी है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनते हैं वहां से एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटना एक एंडोथर्मिक अमल है, कि बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ये एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बढ़ना एक एक्सोथर्मिक, और जब नए बॉन्ड बनते हैं तो वो कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कहते हैं इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड टूटते थे वो मुकाबलतन कमजोर थे, इसलिए कम एनर्जी जज़ब होती है। कहते हैं ये जो बॉन्ड टूट रहे थे ये आसानी से टूट रहे थे, हमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही थी, लेकिन जब ये नए बॉन्ड बनते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है, ठीक है। जबकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बनने के दरमियान बॉन्ड मजबूत होते हैं, इसलिए खारिज एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब वही है कि बॉन्ड तो आराम से टूट रहे थे, इसके लिए इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ी थी, मतलब कम एनर्जी जज़ब हो रही थी। लेकिन जब नए बॉन्ड बन रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा खारिज हो रही थी। कहते हैं आप क्या करते हो, जज़ब और खारिज होने वाली एनर्जी के दरमियान फ़र्क से ये पता करते हो कि वो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। अगर खारिज होने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो एक्सोथर्मिक होगा, अगर जज़ब होने वाली ज़्यादा होगी तो वो एंडोथर्मिक होगा। इसको डिटेल में देखते हैं, ये जो हमने अभी वर्बली बात की है ज़बानी कलामी, इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। कहते हैं हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल यही जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी है उसको देखते हैं। कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड से टूटने से जो एनर्जी जज़ब होती है वो दस डायरेक्शन में दी गई है। कहते हैं जब भी एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटता है ना तो इतनी एनर्जी जज़ब होती है, इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटता है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ती है मॉलिक्यूल का, ठीक है। और जब एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करता है तो इतनी एनर्जी हमें रिलीज हो रही होती है। अब इस केमिकल इक्वेशन में देखें तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन में है क्या, कितने हमारे पास हाइड्रोजन के कह लें कि मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, दो। एक मॉलिक्यूल के टूटने के लिए एनर्जी कितनी थी, ये अगर दो टूट रहे हैं तो इसका डबल हो जाएगी। इसके भी ऑक्सीजन के भी हमारे पास कितने थे, ऑक्सीजन का मेरा ख्याल है एक ही था, हाँ जी एक ऑक्सीजन का था, तो एनर्जी इतनी ही रहेगी, ठीक है। और अगर हम लोग प्रोडक्ट्स में देखें तो हमारे पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, चार बन रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, एक दो तीन चार, तो इसका 4 टाइम 4 दफा गुना हो जाएगी। इसको कैसे लिख रहे हैं वो ये देखें। पहले तो वो कहते हैं रिएक्शन में जो हमारे पास है हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स टूट रहे थे, दो। एक को तोड़ने की कितनी एनर्जी थी, ये। अब अगर दो टूट रहे हैं तो डबल हो जाएगी। ऑक्सीजन के कितने टूट रहे थे, एक ही, तो उसकी एनर्जी यही रहेगी। अब टोटल कितनी एनर्जी आपने दी, दोनों को जमा कर लें, तो दोनों को जमा करके ये टोटल एनर्जी आ जाएगी, आपने जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ा था, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और जब हमने इनको रिएक्शन करवाया था तो हमारे पास कितने बॉन्ड्स बन रहे थे, हमारे पास कितने बॉन्ड बने थे, चार बॉन्ड बने थे। दो ऑक्सीजन को जब हाइड्रोजन के साथ, चार हाइड्रोजन के साथ मिलाया था तो चार बॉन्ड बने थे। अब एक बॉन्ड बनने की ये एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब चार बॉन्ड बनेंगे, मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखाया है कि जब हमारे पास चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ बनते मिलते हैं तो चार बॉन्ड बन रहे होते हैं, शक्ल से हमें नजर आ रहा है। एक बॉन्ड बनता है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, खारिज होती है। चार बनेंगे तो इतनी एनर्जी होगी, इसका चार गुना होगा। अब टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, और टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब कितनी हो रही है, 1368 हो रही है। आप क्या करो, दोनों का डिफरेंस ले लो, टोटल जो खारिज हो रही है माइनस टोटल जो अब्जॉर्ब हो रही है। खारिज होने वाली एनर्जी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है वो, -568 किलो जॉल। इसका मतलब है इतनी एनर्जी स्टिल उसकी खारिज हो रही है। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहते याद रही ये एनर्जी गैसी हालत में 2 मोल्स पानी मॉलिक्यूल्स बनने से खारिज होती है। इसमें हमने देखा था 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बने थे, जब भी तो 4 बॉन्ड थे ना, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल होता तो 2 बॉन्ड होते। मैंने कहा ये टोटल एनर्जी कब है, जब आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए तो हमने 4 बॉन्ड लिए थे ना। कहते हैं अगर एक हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल बने जिसमें 2 बॉन्ड्स हैं, फिर क्या होगा, फिर से इस एनर्जी का क्या होगा, हाफ होगा। इस एनर्जी को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वो एनर्जी है जब एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है तब खारिज होती है, ठीक है। कहते हैं ये हमने सारी जो कैलकुलेशन किया है ये हमने हिसाबी कैलकुलेशन की है, मतलब इसका हिसाब हमने किया है, हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया है। कहते हैं जब लेबॉर्ट्री में ये काम किया गया ना, तो जो हमारे पास इसकी तजर्बाती वैल्यू का मतलब है जो तजर्बे के जरिए वैल्यू निकली,
पानी के एक मॉलिक्यूल जब बनने के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही थी वो 284.3 थी। डेल्टा एच के साथ माइनस साइन लिखने का मतलब है इतनी एनर्जी खारिज हो रही है। तो इसका मतलब है जो उन्होंने तजर्बे से वैल्यू मालूम की थी वो तकरीबन वही थी जो हम लोग यहाँ पे हमने अभी उसको कैलकुलेशन के जरिए जाहिर की है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन में कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं। बॉन्ड जब टूट रहे हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है और जब बनते हैं तो एनर्जी वहाँ से खारिज होती है। तो आप देख लेते हो टोटल जितनी खारिज हो रही है उसमें से माइनस कर देते हो जितनी हमारे पास हमें देनी पड़ी होती है। अगर आपके पास खारिज होने वाली एनर्जी ज़्यादा है तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक। जैसे यहाँ पे हमने एक्सोथर्मिक की प्रॉपर एक कैलकुलेशन की है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम है, कहते हैं ये एक रिएक्शन दिया गया है, हाइड्रोजन आयोडीन और सबकी बॉन्ड्स की वैल्यू जो है, बॉन्ड एनर्जी ये है, इसकी इतनी एनर्जी है, इसकी इतनी एनर्जी है, इसकी इतनी एनर्जी है, ठीक है। आपने चेंज निकालना है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी भी आपको टोटल दे दी हुई है 151 और 435 और इसकी एनर्जी भी दे दी हुई है 299। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। ये देखिए ये वही क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है ये वाला, ठीक है। तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड आ रहा है, आपसे वो कह रहे हैं हाइड्रोजन का जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसको आपने इतनी एनर्जी दे रहे हैं, आयोडीन के लिए इतनी एनर्जी दे रहे हैं और जो रिलीज हो रही है वो इतनी हो रही है कि जब एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ बॉन्ड बन रहा है ना तो ये इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब टोटल एनर्जी दे कितनी रहे हो, एक एक है बॉन्ड टूट रहा है इनके दरमियान, तो टोटल एनर्जी इतनी दे रहे हो, दोनों को जमा कर लो। यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन आयोडीन के दरमियान, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 598 आ जाए। अब आपने पता करना है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो आप दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर खारिज होने वाली एनर्जी ज़्यादा है इसकी निस्बत तो ये हमारे पास कौन सा है, ये एक्सोथर्मिक है। अगर जज़ब होने वाली एनर्जी है तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक है। हमें नज़र आ रहा है कि ये एनर्जी ज़्यादा है खारिज होने वाली, तो कितनी ज़्यादा है उसको ले लें। 598 में से 587 माइनस कर दे तो 11 आंसर आ जाएगा माइनस के साथ। इसका मतलब है इतनी एनर्जी खारिज हो रही है, ठीक है। तो इसमें मेन दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कि पहले एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक उनकी मिसालों के साथ वजाहत करना, दूसरा कि कोई सी भी केमिकल जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है उसको आपने बताना है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है बॉन्ड का टूटना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये इसका वन लाइन आंसर है कि बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक है क्योंकि आपको वहाँ पे दो बॉन्ड्स के दरमियान फोर्सेस को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें, ये हमारे पास तफसीली सवाल में पहला पार्ट है कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है तो हमारे पास क्या होता है, आप बताओ इसमें इंथाल्पी चेंज क्या आएगा, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। आपको नाइट्रोजन बॉन्ड के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो ये है, ऑक्सीजन के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो ये है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो ये है। आप बताओ टोटल एनर्जी रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी, जज़ब होगी या खारिज होगी। इसको बिल्कुल उसी तरह से हल किया जाएगा अभी जैसे हमने एक मशक का सवाल देखा था टॉपिक के अंदर कि नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी इतनी है, लेकिन यहाँ पे तो दो बन रहे हैं तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल एनर्जी है जो खारिज हो रही है, इन दोनों को जमा करके 1456.838 वो एनर्जी है जो जज़ब हो रही है। अब ये देखिए जज़ब होने वाली एनर्जी ज़्यादा है खारिज होने वाली से, तो दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपके पास ये आंसर आएगा जो हमें बता रहा है कि ये हमारे पास क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। आगे हमारे पास है, कहते हैं बॉन्ड का बनना हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें एनर्जी खारिज हो रही होती है। जब भी बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे एनर्जी खारिज होती है तो हम कहते हैं ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका ये आंसर है, जब भी कीमियाई बॉन्ड बनते हैं उनकी तश्कील होती है तो वहाँ पे एटम्स के जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या हो रही होती है, माहौल में खारिज हो रही होती है, इसलिए इसको कहते हैं ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा तहकीकी सवालात में आतिशबाजी इतनी खूबसूरत नज़र क्यों आती है, इस अमल के दौरान कौन से कीमियाई रिएक्शंस होते हैं, इसमें एक्सोथर्मिक के प्रोसेस होते हैं। कुछ कह लें ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जो ऑक्सीजन के साथ मिलके हवा के साथ मिलके रिएक्शन देती हैं एक्सोथर्मिक, वहाँ से एनर्जी भी निकल रही होती है, रोशनी भी निकल रही होती है। तो हमने ये लास्ट पैसेज पढ़ा था
ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। आतिशबाजी के दौरान ऐसी चीजें जलाई जाती हैं जिनसे हरारत, रोशनी और आवाज पैदा हो रही होती है, ये इसका आंसर है। तो ये हमने टॉपिक देखा है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट भी हैं, जो जो बन रहे हैं मैंने वो आपको इंडिकेट भी करवा दिए हैं। जो मैं हाई बच्चे याद सारा करने क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टिल कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।